नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। सीईटी के पेपर डिस्कस कर रहे थे अपन। लगभग 7 पेपर हो चुके हैं, 4 ग्रेजुएशन के और 3 10+2 के। 7 पेपर जिनके मैथ के सवाल हैं वो डिस्कस पूर्णतया हो चुके हैं। आज लेंगे 8वां पेपर। 8वां पेपर है उसका पेपर क्रमांक 134D, जो आपको नेट पर मिल जाएगा वेबसाइट पर, और आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से भी पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। अपना टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह नाम से ही है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो सवाल बने हैं उन सवालों का सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही साथ अपन देखेंगे कि आगे भी जो सवाल बन सकते हैं वो इस टाइप के हो सकते हैं। एग्जाम की डेट आपकी ग्रेजुएशन की फिक्स हो ही गई है। सितंबर लास्ट में एग्जाम होना है, तो तैयारी सबकी जबरदस्त होगी। देखो सवाल ये कह रहा है, अपन देख लेते हैं कि क्या क्या सवाल कह रहा है। मैंने पेपर डाउनलोड कर रखे हैं और उन डाउनलोड पेपर के सॉल्यूशन मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं। आप लोग पेपर को जरूर डाउनलोड कर लें साइड से, और जो 10 पेपर हुए हैं उन 10 पेपर का आप जरूर से सॉल्यूशन देखें। मैथ्स रीजनिंग के सवाल आप सॉल्व करें ही करें, साथ ही साथ जो अदर सब्जेक्ट है उन अदर सब्जेक्ट का भी आपको विशेष तौर से पेपर सोल्व जरूर करना है। देखना है कौन से टॉपिक से कितने सवाल बने हैं, किस टॉपिक से सवाल ज्यादा बने हैं, उस टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, उस टॉपिक पर भी आपको ज्यादा ध्यान देना है जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो। आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो उसके सारे नंबर लाने की कोशिश करें, और जो वीक है उस टॉपिक को भी पढ़ें जिससे उसमें भी कुछ नंबर आने की संभावनाएं जागृत हो। तो 134D का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दे रखा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास के एक वर्ताकार घास के मैदान के बाहर आपको चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, और उस रास्ते पर कंकड़ जो डालते हैं अपन वो डालने हैं, और वो 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा दे रखा है। पूछा है टोटल खर्चा क्या होगा। देखो ये एक वर्ताकार पार्क अपन मान लेते हैं, और इस वर्ताकार पार्क में वो कह रहा है कि इसका व्यास जो है, व्यास हम समझते हैं वृत्त का जो व्यास है सबसे बड़ी जीवा, ये कह रहा है व्यास है 42 मीटर का। अगर व्यास 42 मीटर है तो हमें पता है त्रिज्या इसकी आधी होगी और त्रिज्या हो गई 21 मीटर। अब वो कह रहा है कि इस वृत्त के बाहर आपको एक रास्ता बनाना है, और वो रास्ता भी वर्ताकार है, और उस रास्ते की चौड़ाई आपको दी है 3.5 मीटर। यहां तक समझ में आया होगा। अब वो कह रहा है कि इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो निकालो, और इस क्षेत्र इसमें आपको जो कंकड़ पत्थर या रोड बनवानी हो तो उस रोड का खर्चा वो कह रहा है 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर आपको खर्चा लगता है। ये सवाल कह रहा है। वैसे 4 रुपए में कुछ नहीं होता है, लेकिन सवाल कह रहा है कि 4 रुपए के हिसाब से आपको टोटल खर्चा निकालना है। यहां अपन देखेंगे इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि देखो खर्चा किस में दिया है, वर्ग मीटर में, मतलब यहां इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उस क्षेत्रफल को 4 से गुणा करेंगे तो टोटल खर्चा मिलेगा। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले अपन बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, तो जो छायांकित भाग होगा उसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो या तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल सीधा निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि इसे अपन स्मॉल r समझें, और बाहर वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। तो सीधा फॉर्मूला होता है छायांकित भाग का
क्षेत्रफल अपन निकालते हैं तो ये क्षेत्रफल सीधा होता है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। इसे हम समझेंगे ये कैसे होता है। इसे पाई से अंदर गुणा करो, देखो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये पाई कैपिटल आर का स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल अपने को बताया पाई आर स्क्वायर होता है। जब मैंने आर का मान त्रिज्या मैंने बड़ी वाली ली है तो बड़ा वाला क्षेत्रफल आ गया वृत्त का, और छोटी वाली त्रिज्या ली है तो छोटा वाला क्षेत्रफल आ गया। मैंने यही समझाया था कि बड़े वाले के क्षेत्र में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो ये बीच का भाग है इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यही फॉर्मूला है। इसे पाई कॉमन लेते हुए अपन ने क्या किया है, फॉर्मूले को छोटा कर लिया है। तो मैं यहां से सीधी वैल्यू रखूंगा। अब देखो स्मॉल आर की वैल्यू तो आपके पास आ गई 21 मीटर, लेकिन कैपिटल आर में देखो चौड़ा रास्ता कितना है, 3.5 मीटर चौड़ा है, तो 3.5 21 में जोड़ देना है। यहां पर आप डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ नहीं है, एक तरफ का बोला है कि इस रास्ते की चौड़ाई इतनी है तो दोनों तरफ की बात की जाती है, तब तो ये 7 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। लेकिन एक तरफा ये बड़ी है तो 1 21 में आप 3.5 और जोड़ेंगे, कैपिटल आर का मान हो जाएगा 21 प्लस 3.5, मतलब हो गया 24.5 मीटर, और स्मॉल आर आपकी है 21 मीटर। अब देखो वैल्यू रख देता हूं मैं, पाई आर का मान 24.5 इसका स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 21 का स्क्वायर। यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखो पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7। 24.5 का अगर आप वर्ग करेंगे तो ये आएगा 600.25, माइनस 21 का आप वर्ग करते हो तो ये आएगा 441। मैंने तो पहले ही कैलकुलेशन कर रखी है, लेकिन आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये आएगा क्या, 600.25 माइनस करेंगे 441। 600.25 में से 441 आप घटाएंगे तो देखेंगे, देखो यहाँ 59 जोड़ते ही 500 और 600 में से घटाना है तो 159 हो जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं 22/7 गुणा में हो जाएगा 159.25। इसकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो कैलकुलेशन आएगी आपके पास 500.25। ये तो आया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमें खर्चा निकालना है, वो कह रहा है 4 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर खर्चा है। ये वर्ग मीटर में ही खर्चा आया है, और यहां पर इसे 4 से गुणा करेंगे, 4 इंटू 500.25, ये होगा 2002। देखो 500 को 4 से गुणा करेंगे तो 2000.25 मतलब 4 आना पैसा। इसे 4 से गुणा करते हो तो कितना आएगा, 0.25 का 4 से गुणा करने पर 1 आएगा। ये देखो ये यहां पर गलती हो रही है, ये है 500.50, फिर से ये है 500.50, तो 0.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो टोटल 2002 रुपए का खर्चा आएगा इस रास्ते में आपको कंक्रीट डलवाने के लिए। तो इस टाइप का सवाल बहुत अच्छा सवाल है, वृत्त का सवाल है। 2 वृत्तों का क्षेत्रफल घटाना है तो छायांकित भाग मिल जाएगा, इसे 4 से गुणा करोगे तो टोटल खर्चा मिल जाएगा। आप लोग एक बार फिर से देख सकते हो, पहले ये वाला फॉर्मेट है, फिर यहां से और फिर ये सॉल्यूशन है। किसी को नोट करना हो तो वो नोट कर सकता है। अपन सभी सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं।
मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सभी को समझ में आए। समझ में आता है तो आप चैनल पर लगातार बने रहोगे, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे। अगला सवाल कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचा खंभा है, वो जमीन पर 2√3 मीटर लंबी छाया डालता है, उस क्षण सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो, मैंने जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि खंबे की लंबाई ये खड़ी वाली लेनी है और उसकी परछाई जो होती है वो हमेशा ही आडी वाली होती है। तो वो कह रहे हैं खंबा जो है वो 6 मीटर तो क्या है, ऊंचा है, और उसकी परछाई जो है वो 2√3 मीटर है। तो ये तो हो गया खंबा, और ये हो गई खंबा की छाया। अब कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, तो कोण हमेशा यही निकलता है, ज्ञात करना है, और उन्नयन कोण होता भी यही है। तो उन्नयन कोण देखेंगे, हमें पता है कि ये तो लंब हो गया इसके सामने और ये हो गया आधार। आधार और लंब tan थीटा में होता है, तो tan थीटा की अपन गणना करेंगे। लंब कितना है 6, आधार कितना है 2√3। यहाँ इससे ये कटेगा 3 बार, 3 का √3 का भाग देंगे तो ये tan थीटा आएगा √3। क्योंकि ये देखो 3 के टुकड़े क्या होंगे, √3 इंटू √3 हो जाएगा, बट्टे में √3 है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो tan थीटा बराबर, tan में √3 मान होता है tan 60 डिग्री का, यहां से tan कैंसिल, थीटा बराबर 60 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। देखो tan से tan कैंसिल मैंने बोला है, लेकिन असल में ये कैंसिल नहीं होगा, जो संख्याएं बराबर है। अब देखो x बराबर y कब होगा, जब x और y का मान समान लिया जाएगा। तो tan थीटा बराबर tan 60, मतलब थीटा का मान जब मैं 60 लूंगा तभी tan बराबर होगा। तो यहां tan थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। अच्छे सवाल हैं, और इन सवालों को आपको ऐसे सवाल करने भी चाहिए, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने सवाल करने चाहिए। अगला सवाल आया आपका, और अगला सवाल है पाई चित्र का आपका सवाल है। पाई चित्र एक दिया है और उससे एक सवाल पूछा है। मैं बना देता हूं डायग्राम। ऐसा एक वृत्त है और उस वृत्त में 5 भाग दे रखे हैं। एक 90 डिग्री का है, एक 100 डिग्री का है, फिर इसके आगे जो दे रखा है वो 80 डिग्री का है, फिर एक 50 का और एक 40 डिग्री का है। इसी के साथ दिया है ये वाणिज्य, मतलब कॉमर्स। इसके बाद में ये दिया है कला, आर्ट का। अगला दिया है 80% जो है वो साइंस का, विज्ञान का। 50 डिग्री जो दिया है वो दिया है विधि, लॉ का। और 40 डिग्री दिया है वो शिक्षा, एजुकेशन के लिए। अब ये कह रहा है कि यहां पर आपको 108 शिक्षक है। कुल शिक्षक तो 108 है, मतलब टोटल जो शिक्षक थे वो कुल शिक्षक 108 है। और उन 108 शिक्षकों के टुकड़े देखें तो 50 डिग्री के मान में जो शिक्षक आएंगे वो विधि के होंगे, 80 डिग्री में विज्ञान के, 100 डिग्री में कला के, 90 डिग्री में वाणिज्य के और 40 डिग्री में शिक्षा के। सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल कहता है कला, विधि और शिक्षा के कुल शिक्षक शेष 2 संकायों से कितने अधिक है। संख्या निकालनी है। मान डिग्री में देख रखे हैं, टोटल देखेंगे तो 360 डिग्री के बराबर है। मतलब जो 108 शिक्षक है वो 360 डिग्री के बराबर है। हमें देखना है, पहले तो वो कह रहा है कि कला, विधि और शिक्षा। देखो, कला प्लस विधि
प्लस शिक्षा। या तो आप पहले इनके शिक्षकों की संख्या निकाल लो, कितनी है, कला में 100 डिग्री, विधि में दे रखा है आपको 50 और शिक्षा में दे रखा है 40, टोटल 190 डिग्री होता है। या तो आप इनकी पहले संख्या निकाल लो, प्रत्येक की संख्या निकालोगे, अलग अलग संख्या लिख लो, फिर इनका अंतर ले लो, या डिग्री में ही सीधा अंतर ले लो, उसके बाद अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। दूसरे दो बचे हैं, वो है वाणिज्य और साइंस, विज्ञान। वाणिज्य प्लस विज्ञान की बात करेंगे तो वाणिज्य में है 90 और विज्ञान में है 80, टोटल 170 डिग्री इनके पास है। अब इनका अंतर पूछा है तो अंतर कितना आ गया, अंतर है 20 डिग्री का। देखो 190 में से 170 जाएगा, 20 डिग्री का अंतर है। अब मैंने कहा था टोटल कितना है, 108 शिक्षक है, लेकिन डिग्री में देखें तो टोटल कितना है, 360। तो 108 360 के बराबर है। अंतर निकालना है, अंतर 20 है, 20 से गुणा कर दो, 0 से 0, 36 से ये 3 बार, 3 दूनी 6 शिक्षकों का अंतर होगा इन दोनों के बीच में। अब देखो 20 का मान कितना है, 20 डिग्री 6 के बराबर है, मतलब 10 के बराबर कितना हो गया, 3 शिक्षक हो गए। अब सबका वैसे अलग अलग निकालना चाहो तो देखो यहां 3 को 9 से गुणा करेंगे, 27 शिक्षक वाणिज्य के हैं। यहां 100 डिग्री है तो 10 को 3 से 30 शिक्षक जो होंगे वो कला के होंगे। यहाँ पे 8 तिया 24 शिक्षक साइंस के होंगे। विधि के देखेंगे तो 5 तिया 15 शिक्षक होंगे और शिक्षा के देखेंगे तो 4 तिरी 12 शिक्षक होंगे। इन सभी की टोटल जब देखोगे आप तो टोटल आपको 108 मिलेगी। देखो कैलकुलेट करके देख लो, 4 और 5 9, 11 और 7 18, 18 का 8 हासिल की 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 108 हो रही है टोटल, तो 108। अब अंतर निकालना है तो देखो कला के 30, विधि के 15, 30 और 15 45, 45 और शिक्षा के 12 47 और 10 57। तो यहाँ टोटल शिक्षक 57 हो रहे हैं। यहाँ मैं बात करूं तो वाणिज्य के 27 और विज्ञान के 24, 24 और 27 कितने हो गए, 7 और 4 11, हाथ की 1 2 2 4 और 1 5, 51 ये है, 57 ये है। डिफरेंस देखो कितना, 6 का डिफरेंस जो अपन ने सीधा निकाल लिया था। यहाँ आपको प्रत्येक की कैलकुलेशन करनी होगी, उसके बाद आप संख्या जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। इससे अच्छा आप डिग्री में ही सोल्व कर लें और जो अंतर आया है अब उस अंतर को बराबर लिख लें। दूसरी बात मैं निकालना समझा देता हूं। ऐसा जब सिस्टम हो तो जो भी पूर्णतया मान दे रखा है वो 360 के बराबर होगा, क्योंकि टोटल हमने कितने डिग्री को डिवाइड किया है, 360 डिग्री को डिवाइड किया तो 360 बराबर हो जाती है 108, मान दिया 108 के, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 108 बटा 360। अब जिसका भी मान निकालना है उसको क्या कर दो, गुणा कर दो। जैसे 20 का मान निकालना था तो मैंने 20 से गुणा कर दिया, 108 बटे 360 गुणा 20, 0 से 0, ये 3 बार कटा, 3 को 2 से गुणा किया, 6 आंसर आ गया था। तो इस टाइप से आप देख लेना। बाकी सबसे बेस्ट मेथड है कि आपको पहले है जैसे सोल्व कर लेना है, फिर इसको अंतर जो दे रखा है उस डिफरेंस का सॉल्यूशन लेंगे। अगला सवाल देखो,
नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि पी की आय क्यू से 40% अधिक है। हम मानते हैं क्यू की आय जो है वो 100 है, पी की आय क्यू से 40% अधिक है, मतलब 100 का 40% अधिक। 100 का 40% खुद 40 होता है, और 40 अब जोड़ देंगे तो 140 पी की आय है। अब वो कहता है क्यू की आय कितनी कम है, क्यू की 40 कम है, किस से, पी से। तो पी की आय 140 से गुणा कर देंगे 100 से, 0 से 0, यहां से ये 2 बार, ये गया 7 बार, 200/7। 7 दूनी 14, 6 और 0, 7 8 56। 7 दूनी 14, 7 8 56। फिर से बचेंगे 4, तो 4/7%। ये आएगा आंसर। पी की आय, क्यू की आय पी से 28 सही 4/7% कम है। तो 28 सही 4/7% डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, देखो साधारण ब्याज वाला सवाल है। सवाल कह रहा है कि आपके पास रुपए दिए हैं उसने 78,000 रुपए हैं, मतलब मूलधन आपको दे दिया। दर वो कह रहा है कि 6 से 2/3% वार्षिक है, तो इसे सरल भिन्न में बदलो। 36 18 और 2 20/3% वार्षिक। आपको ब्याज निकालना है 9 महीने का, तो समय 9 माह है। तो हम क्या करेंगे, जो वार्षिक ब्याज दर है उसे महीने की करेंगे, तो भाग दे देंगे किसका, 12 से भाग दे देंगे, तो 3 × 12 कर दिया। ये दर क्या आ गई, ये दर है मासिक। 1 महीने की इस दर से ब्याज लगेगा। ब्याज निकालो भाई। ब्याज के लिए हमने बताया है समुद्र/100। तो मूलधन कितना है 78,000, समय 9 महीने, और दर दे रखी है 20/3 × 12, बटे में लगाना होता है 100। यहां से देखो 2 0 से 1 और 2 0, इससे ये कटा कितनी बार, 6 बार, ये 3 बार गया, 3 से ये 2 बार गया, 2 से ये 3800 में जाएगा 3900 बार। ब्याज आ गया 3,900 रुपए। तो ये आपको ब्याज मिलेगा 9 महीने का 6 से 2/3% वार्षिक, या 20/3% वार्षिक ब्याज दर से। अच्छा सवाल था, दर को सॉल्व करना था, और उसके बाद जो है वो आपको इसमें एग्जामिनर ने इसी के साथ आंसर दिया है, नजदीकी भी इसकी वैल्यू दी। एग्जामिनर यहाँ पर ये वैल्यू ना देके दर यहाँ इसको यूज करते हुए अगर आपको मान दिया होता, तो बहुत से विद्यार्थी यहाँ गलती कर देते। सीधा आप 100 से गुणा करोगे, 2 0 से 2 0, 3 से ये 3 बार, यहाँ ब्याज कितना बनेगा, 6 से गुणा करेंगे, 7800 इंटू 6, 0 0, 8 छंग 48, 7 की 4, 7 छंग 42 और 4 46, 46,800 रुपए अगर ऑप्शन में होता, तो बहुत से यहीं पर गलती कर जाते, जो कि सही नहीं है। हमें ध्यान देना है, दर अगर वार्षिक है तो या तो समय को वर्ष में बदल दो, महीने को 9/12 वर्ष हो जाएगा ये, तो वर्ष में बदलोगे तो दर कौन सी, यही दर काम में ले सकते हो। या दर को मासिक कर दो, तो समय वैसा का वैसा ही महीना काम में ले लो। जैसा भी उचित समझो, दोनों आपके पास ऑप्शन है। या तो वर्ष में बदलो, तो दर जो है वो ये काम में लेनी है। समय को महीने में ही रखते हो, तो दर वार्षिक वाली काम में लेनी है। अगला सवाल देखो,
एक्स की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर दे रखा है और इसके इक्वल टू में पूछा है। इसका गुणनखंड रूप अपने को देना है। 4 ऑप्शन में इसके टुकड़े किए हुए हैं। यहाँ देखो x स्क्वायर प्रत्येक में आ रहा है, मैं पहले x स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ। ये हो जाएगा x की पावर 2, 5x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। प्रत्येक से एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया है, एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर बाहर भाग देते हुए लिख दिया एक्स स्क्वायर को एज इट इज। अब ये द्विघात समीकरण है, इसे सोल्व करेंगे तो देखो इन दोनों का गुणा जितना होता है इसके टुकड़ों का गुणा वो होना चाहिए। तो 6x स्क्वायर 5x के ऐसे टुकड़े करेंगे कि वो 6x स्क्वायर हो जाए। तो देखो टुकड़े में लिख देता हूं 3x प्लस 2x अपन लिख देते हैं प्लस 6। देखो 6x स्क्वायर करना था, 5x को मैंने दो टुकड़ों में लिखा, 3x प्लस 2x टोटल 5x हो रहा है। दोनों का गुणा करें तो 3 दूनी 6 और x का x से गुणा 6x स्क्वायर हो रहा है। अब देखो यहां से x कॉमन लेंगे, x प्लस 3, यहां से मैं 2 कॉमन लूंगा, x प्लस 3। ये मैंने इसलिए किया है ताकि अब x प्लस 3 अपन जो है वो बाहर ले लेंगे कॉमन। तो x स्क्वायर ये हो जाएगा x प्लस 3 मैंने कॉमन लिया, यहां से तो आएगा x, यहां से बचेगा प्लस का 2। ये होगा फाइनल आंसर जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। एक्स स्क्वायर कोष्टक x प्लस 3 x प्लस 2 जो है वो इसके इक्वल टू है। आगे आयु वाला सवाल पूछा है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है और वो कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल जो है वो 196 है। देखो पहले दिया है कि पुत्र और पिता की आयु का अनुपात आपसे दिया है 1:5 है, 1:4 है। तो हम मान लेते हैं उनकी आयु x से गुणा कर देते हैं, कुछ ऐसी होगी। अनुपात है मतलब किसी समान संख्या से गुणा हो रखा होगा, तभी वो क्या है वो समान संख्या तो कट गई और बचा हुआ अनुपात आ गया। अब वो कह रहे हैं कि उनकी आयु का गुणनफल जो है वो 196 के बराबर है। गुणा करो इनको तो 4x स्क्वायर जो है वो 196 के बराबर है। यहां से ये 4 चौके 16, 36 बचा, 9 चौके 36। एक्स स्क्वायर बराबर 49 है तो x बराबर 7 आ गया। अब ये x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो पुत्र की आयु हो गई 7 वर्ष, 7 चौके 28, पिता की आयु हो गई 28 वर्ष। वो कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 7 और 5 12 हो रहा है। और पिता की आयु में प्लस 5 करेंगे तो ये 33 हो रहा है। 28 में 5 जोड़ोगे तो 33 होगा। इनका अनुपात ले लेते हैं, 3 से डिवाइड करो 4 बार, 3 से डिवाइड करो 11 बार, 11:4 जो ऑप्शन है वो राइट होगा। 11:4:11 ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वो राइट है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, सवाल ये कह रहा है कि वर्गमूल निकालना है आपको। एक संख्या दी है और उस संख्या का वर्गमूल निकालना है। संख्या में लिख देता हूं 915849। 915849 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट आपसे पूछा है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए अपन ने देखा था फॉर्मेट 915849 लिख देना है, 2 2 के जोड़े बना लेने
ऐसी संख्या लेनी है जिसको उसी से गुणा करने पर इसके बराबर या इससे छोटी हो। हमें पता है 9 का 9 से गुणा करने पर 81 आता है, जो 91 से छोटा है। तो पहली संख्या आ गई 9। इन दोनों को जोड़ना रहता है, 9 और 9 हो गया 18। इन दोनों को घटाना रहता है, 91 में से 81 जाते हैं, 10 बचेंगे। इस संख्या को एज इट इज नीचे लेके आते हैं, 58 हो गया। अब यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे कि उसी संख्या से इन्हें फिर गुणा करने पर इस संख्या से छोटा या इसके बराबर हो। ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ऑप्शन 953, 973, 957 और 937 है। मतलब या तो 3 होगा, 5 होगा या 7 होगा। 3, 5 और 7 होगा। 3 से गुणा करूंगा तो मैं 18 के 18, 18 36, 18 54, जो कि समथिंग 500 के बराबर होगा, पर अपना तो 1000 के पास है। तो 3 वाली संख्या तो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। 5 वाली संख्या देखेंगे तो 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 5 25, हाथ की 2, 8 पंजे 40 और 2 42, हाथ की 4 और 5 और 4 9, जो 925 आ रहा है। तो यहाँ 5 लिख देंगे, लगभग इसके बराबर है। देखेंगे अगर 185 से बड़ा शेषफल आता है तब अपने को अगली संख्या सोचनी होगी। 8 में से 5 जाएंगे 3, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 1 गया 1, 133 संख्या बची। तो ये 185 से छोटी है, मतलब सही है। अब जो ये 49 है उसको ले आओ नीचे, 49 आ गया। अब देखो 95 वाले 2 ऑप्शन है, 95 के साथ 3 है और 95 के साथ 7 है। 953 या 957 दे रखा है। यहाँ अपन देखेंगे 5 और 5 10, हाथ की 1, ये हो जाएगा 8 और 1 9, 190 तो हो गया। इसके साथ अपने को या तो 3 लेना है या 7 लेना है। देखो लेना कुछ भी हो, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि 3 या 7 में से कुछ लेना है। अगर मैं ऑप्शन नहीं हो आपके पास, तब तो आपको प्रत्येक संख्या लेके देखना होगा कि इससे छोटी बड़ी कौन सी होगी। लेकिन 3 से जब देखेंगे तो ये समथिंग 1900 होगा। 1900 को 3 से करेंगे तो 19 या 57, 5700 के समथिंग होगा। अपने पास 13000 के समथिंग है, तो मैं 7 लेते हुए चलूंगा। 7 को 7 से गुणा करना है, 7 7 49, 9 0 से करेंगे तो 49 एडिटिव आ गया, 9 7 63, हाथ की 6, 7 और 6 13, एज इट इज कट रहा है, मतलब 7 सही है। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 957 जो है वो इसका वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, या 957 का वर्ग जो है वो 91 58 49 है। तो इस फॉर्मेट की मदद से, इसी फॉर्मेट से प्रत्येक वर्गमूल आप से निकाल सकते हो। पहले देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। वर्गमूल निकालने के लिए पहले तो इस तरफ से 2-2 के जोड़े बनाने हैं। अगर जोड़े पूर्णतः बन जाते हैं तो ठीक, नहीं बनते हैं तो जो यहां संख्या है उसको अकेला रखना है, सिंगल संख्या रखनी है। जोड़े इस तरफ से बनाने हैं और 2-2 के जोड़े ही बनाते हुए आना है। फिर संख्या ऐसी लेनी है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें तो जो पहली संख्या है उससे बराबर या उससे छोटी हो, और वही संख्या अपने पास वैल्यू में रखनी है। एक डिजिट लेंगे, उसको 3 जगह रखना है, 1 2 और 3, ये 3 जगह रखी। फिर इनको तो करते रहना है प्लस, और इनको करते हुए चलना है माइनस। प्लस करके 9 और 9 कितना हो गया 18, तो मैंने 18 एज इट इज लिख दिया। अगली बार मैंने संख्या 5 सोची, 5 को मैं 3 बार लिखूंगा, 1 2 और 1 3 बार। तो 5 को 5 से गुणा करते हुए लिखेंगे तो संख्या जो है वो जो नेक्स्ट संख्या अपने पास है इस संख्या से छोटी या इसके बराबर होनी चाहिए। हमने देखा 925 जो है इस संख्या से छोटी है। शेषफल 133 आ रहा था, वो भी 185 से छोटा है, मतलब हमने जो संख्या मानी वो एकदम सही है। इसके बाद इनको फिर से जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 190। अब संख्या ली 7,
या तो 3 या 7 इसलिए ली क्योंकि ऑप्शन देख के, मैंने मेरे मन से नहीं लिए, ऑप्शन में ऐसा ही ऑप्शन था जिसमें 3 या 7 थी, तो बाकी संख्याएं क्यों चेक करनी। अगर 3 और 7 ऑप्शन में नहीं होता, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, तब तो आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो है सारी संख्याएं आप चेक करते। लेकिन अपने पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन अपन ने देखा कि ऑप्शन या तो अब देखो 9, 5 के बाद 2 ऑप्शन ऐसे मिल रहे थे, एक में 3 था, एक में 7 था। तो 3 वाला चेक किया, बराबर नहीं बैठ रहा था, तो 7 वाला चेक किया, बराबर बैठ रहा है, मतलब 7 वाली संख्या राइट हो गई। अगला सवाल है, सवाल कह रहा है कि 8 कीवी 40 रुपए में बेचने पर उसे 20% का नुकसान हुआ। आपने 8 कीवी लिए और वो कीवी आपने 40 रुपए में बेचे, आपको नुकसान कितना हुआ? 20% का नुकसान हुआ। मतलब 80% की वैल्यू है वो 40 है, 100% का मान अपन निकालेंगे 40/80 इंटू 100। 40 से 80 2 बार, 2 से 100 गया 50 बार। मतलब 50 रुपए में आपने 8 कीवी खरीदे थे, 40 रुपए में बेच दिए, 20% का घाटा हो गया। अब वो कहता है कि आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं कहता हूं 8 कीवी मैं बेचूंगा 20% लाभ पर, तब मैं 50 रुपए तो हो रहा है 100% का मान, और 20% लाभ मतलब 120 में मुझे बेचना है, तो ये आ रहा है 60 रुपए। देखो ये इससे 2 बार, 2 से 120, 60, मतलब 8 कीवी को मैं 60 रुपए में बेचता हूं, तब मुझे 20% का क्या होता है? लाभ होता है। लेकिन वो कह रहा है कि आपको 30 रुपए में कितने कीवी बेचने हैं तो 20% का लाभ होगा। तो आप 60 रुपए में 8 बेच रहे हो, तब 20 का लाभ हो रहा है, 20% का, तो 60 का आधा कर देंगे। अपने को 30 में बेचना है, तो यहां कीवी की संख्या भी आधी कर देंगे, 4 कीवी दे देंगे। तो 4 कीवी को अपन 30 रुपए में बेचेंगे, तब अपने को 20% का लाभ होगा। ठीक है। अगला सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, परिमाप आपसे पूछा है। देखो समबाहु त्रिभुज से बहुत से सवाल बने हैं, अनुपात वाले सवाल बने हैं, परसेंटेज का सवाल बना है, एवरेज का सवाल बना है, और ट्रिग्नोमेट्री के सवाल बने हैं। तो इन जो टॉपिक हैं उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको सभी को पता है, प्रत्येक पेपर में पूछा है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है? ये कह रहा है कि 400√3 है, लेकिन हमें तो फॉर्मूला पता है कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। इसको बराबर कर देंगे, 400√3 के √3 से √3 कैंसिल, भुजा स्क्वायर जो है वो 400 को 4 से गुणा कर देंगे, 1600, भुजा आ गई आपके पास 40 मीटर। मीटर में दे रखा है मान, मीटर हो गई। परिमाप पूछा है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तीनों समान है, तो 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा का मान 40, 120 मीटर जो है उस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। बहुत आसान से सवाल थे। देखो अगला सवाल एवरेज का आ गया। ये कह रहा है कि 8 संख्याएं हैं और 8 संख्याओं का 15 संख्याएं हैं, 15 संख्याएं हैं
और इनका औसत जो है वो 40 है। औसत 40 है तो योग कितना होगा, प्रत्येक को 40 से गुणा कर देंगे, योग आ गया 600। अब वो कह रहा है पहली 8 संख्याएं हैं, पहली 8 का औसत उसने दिया है कि पहली 8 का औसत जो है वो कह रहा है कि 30 है। तो पहली 8 का योग कितना होगा, प्रत्येक को 30 से गुणा करेंगे, 8 तिया 24, 240। अंतिम 8 का वो कह रहा है कि अंतिम 8 का औसत कितना है, वो कह रहा है कि अंतिम 8 का औसत 50 है। तो योग देख लेंगे कितना हो गया, 8 इंटू 50, 8 पंजे 40, 400। अब वो कह रहा है कि 8वीं संख्या ही बताओ। देखो 15 संख्याएं, इस टाइप का ही फॉर्मेट बनेगा। जो भी पूछा जाता है उसमें इन दोनों का जोड़ करने पर एक अधिक मिलेगा और वो एक बीच वाली संख्या अधिक मिलेगी और वही संख्या आपसे पूछी जाएगी। 15 संख्याएं हैं, 7 तो होगी यहां पर, 8वीं संख्या खुद और 7 होगी इस तरफ, 7 और 7 14 और 1 15। अब कह रहा है पहली 8 में यह संख्या जोड़ दी आपने, अंतिम 8 में यह संख्या जोड़ दी, मतलब यह संख्या 2 बार जुड़ी हुई है, यहां पर 2 बार जुड़ गई, तो इन दोनों को जोड़ के ये 15 संख्याएं घटा दो तो संख्या ही मिलेगी, एक 2 बार जुड़ी है जो ही। तो यहां इनका योग देखेंगे कितना, 400 प्लस 240 कितना हो गया, 640। और होता असल में योग कितना है, 600। तो 600 घटा दो, 40 जो अंतर आया वह है 8वीं संख्या है। ये फॉर्मेट फिक्स है। अगर ऐसा सवाल बनता है तो फिक्स यही फॉर्मेट बनेगा कि संख्याओं जो होगी वो यहां पर इन दोनों को जोड़ोगे तो एक संख्या अधिक होगी और वो बीच वाली संख्या होगी। यहां 15 दी है तो देखो 8 और 8 16 हो रही है, इससे एक ज्यादा हो रही है, वो ज्यादा कौन सी है, बीच वाली है। 16 का योग में से 15 का योग घटा देना है, योग घटाते जो संख्या आएगी वो बीच वाली संख्या ही होगी। हमेशा यही फॉर्मेट बनेगा। हो सकता है 15 की जगह वहां पर 7 दे दी जाए तो फॉर्मेट में सवाल होगा 4 संख्याओं का। अगर 5 होगी तो फॉर्मेट में सवाल होगा 3 संख्याओं का। प्रथम 3 और अंतिम 3 की वो बात करेगा। अगले सवाल की तरफ अपन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है, दो इक्वेशन आपको दी है। पहली है 2x माइनस 3y इक्वल टू 79 और दूसरी दी है x प्लस 6y इक्वल टू 47। आपसे पूछा है x माइनस वाई बराबर क्या होगा। देखो या तो x के गुणांक बराबर कर दो या y के गुणांक बराबर कर दो। x के गुणांक बराबर करेंगे तो घटाना होगा, y के गुणांक बराबर करेंगे तो जोड़ना होगा। मैं इसे 2 से गुणा कर देता हूं, y के गुणांक बराबर कर देते हैं। 2 का 2 से गुणा करेंगे 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 दूनी 18, हाथ की 1, 4 दूनी 7 दूनी 14 और 1 15। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 6y इक्वल टू 47। दोनों को जोड़ दो, ये कट गया, 4 और 1 कितना हो गया 5x। इनको जोड़ो 8 और 7 15, हाथ की 1, 5 और 4 9 और 1 10, हाथ की 1, 1 और 1 2, 205। x बराबर आ गया 205 बट्टे 5 जो कि 4 पंजे 20 और 5 एकम 5। x की वैल्यू आ गई 41। किसी भी एक इक्वेशन में x का मान रख देंगे। यहाँ 41 प्लस 6y इक्वल टू 47। पक्षांतरण करेंगे 6y बराबर 6, y बराबर आ गया 1। पूछा है x माइनस वाई, x की वैल्यू 41 माइनस y की वैल्यू 1। 41 में से 1 जाएगा तो 40, जो 40 आंसर है वो आएगा x माइनस वाई का। अब देखो आगे एक सवाल दिया है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये कह रहा है आपसे कि
एक सीधी रेखा पर आसन्न कोण 5:4 में है तो छोटा कोण बताओ। पहली बात तो आपको यह समझना है आसन्न कोण क्या होते हैं। आसन्न कोण होते हैं एक ही भुजा द्वारा बनाए गए कोण। जैसे मैं कहूं कि ये कोण इस भुजा के साथ जो कोण बने हैं ये दोनों कोण आसन्न कोण है, क्योंकि एक भुजा इनकी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये आसन कोण है। तो आसन कोण कह रहा है कि एक सीधी रेखा पर बने दो आसन कोण, और सीधी रेखा का मतलब ही क्या हो गया, 180 डिग्री का कोण। अब इस पे एक भुजा से बना कोण है, ये आसन हो गए। एक कह रहा है कि 4:5 में है, तो 5:4 का मतलब एक कोण का अनुपात 5, एक का 4, टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। एक्स एक्स अपन 7 दे देते हैं, तो 9x बराबर 180 डिग्री, x बराबर आ गया 180/9। 9 दूनी 18, 20 बार। छोटा कौन सा कोण होगा, जो छोटी संख्या से गुणा है, 4x छोटा होगा। 4 × 20 करेंगे, 80 डिग्री का कोण जो होगा वो छोटा होगा। एक 80 का होगा, एक 100 का होगा। दोनों आसन्न कोण है, वो एक रेखा पर बनेंगे। तो छोटे वाले का मान पूछा है, 80 डिग्री जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब एक देखो कोण वाला सवाल, लॉग वाला सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि log 3/2 इसके साथ गुणा में दिया है log 4/3, फिर है गुणा में log 5/4, फिर गुणा में है log 6/5, फिर गुणा में है log 7/6, फिर गुणा में है log 8/7। यहां तक पूछा है, और पूछा है इसके बराबर मान क्या होगा। देखो गलती होने के चांसेस है, वो भी मैं बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा किस टाइप से सोल्व करना है। अब मैं पता है log a/x जो है, इसका बेस चेंज करना हो तो अपन इसे लिखते हैं log e/x अपॉन log e/a। बेस दोनों तरफ सेम रखा, x एज इट इज ऊपर, जो आधार था उसे अपन ने नीचे वाले के साथ लगा दिया। ये कब होता है, जब आधार दोनों का सेम लिया। मैं e की जगह यहां पर बेस में 2 भी ले सकता हूं, बेस में 5 भी ले सकता हूं, 7 भी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं। हम यहां पर देख रहे हैं तो शुरुआती में देखेंगे कि मैं log 2 बेस पर काम करूंगा। log में बेस लूंगा 2 और सामने आया 2, बट्टे में लिख दूंगा log बेस, तो मुझे वही 2 रखना होगा, आगे ले लिया 3। इसको भी मैं log 2 बेस में ही खोलूंगा, log 2 बेस 3 बटा log 2 बेस 4। फिर से मैं करूंगा log 2 बेस ऊपर वाली संख्या log 4 एज इट इज बटा log 2 बेस 5। फिर से log 2 बेस 5 बटा log 2 बेस 6। log 2 बेस 6 बटा log 2 बेस 7। log 2 बेस 7 बटा log 2 बेस 8। यहां तक की संख्याएं बरोबर है। आप इसे तिरछा, ये कट रहा है, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे। मैंने ऐसे नहीं काटा है log में log लेके। log 2 बेस 2 जैसे क्या होगा, 2 होगा, log 2 बेस 4 2 होगा। यहां पर भी log 2 बेस 4 2 होगा। 2 को 2 से मैंने काटा है, वैसे काटा है। बचा क्या, ऊपर तो रह रहा है log 2 बेस 2 बटा नीचे रह रहा है log 2 बेस 8। अब आप ऐसा मत कर देना कि log 2 से log 2 कट गया और 2 से 8 1/4 आंसर, गलत हो जाएगा भाई। यही सबसे बड़ी गलती है, और यही गलती बहुत से लोग करके आए हैं। log से log काट दिया, 2 से 8 को काट दिया और आंसर ले आए 1/4। जबकि आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका, बचा क्या, ये ऊपर तो होगा log 2 बेस 2 बटा नीचे है log 2 बेस 8। इसे हम लिखेंगे 2 बेस 2 तो हो गया 1 बटा, इसे लिखेंगे log
2 बेस 2 की पावर 3 8 होता है। अब देखो पावर आगे आ जाएगी, ये होगा 1/3 log 2 बेस 2, ये फिर से 1 हो जाएगा, ये 1/3 जो है वो आंसर आएगा। बहुत से मेरे साथी यहां पर काट देंगे और 1/4 कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। पूरा सॉल्यूशन आपने सही किया, लास्ट में आके उत्तर गलत ले आए। बहुत ध्यान से सोचना, लोग का मामला है, ये लोग वाले सवाल या तो छेड़ना ही मत, और छेड़ते हो तो वैसे माइनस मार्किंग हटा दिए, तुक्का मार के आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा ध्यान से सॉल्व करोगे। टाइम आपने खराब किया, लास्ट में उत्तर आप गलत लेके आते हो, तो वहां पर थोड़ा सा दुख होगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दें। यहाँ गलती होने की संभावना है, मैंने आपको बता दिया है गलती कहां पर होगी, नोट कर लेना अच्छे से। कुछ एक सवाल हो रहे हैं इस पेपर के जो अपन देख लेते हैं। जैसे तीन त्रिभुज आपको दिए हैं, एक दिया है ABC, दूसरा दिया है PQR और तीसरा दिया है RPQ। कह रहा है ABC और PQR सर्वांग सम है और ये RPQ सर्वांग सम नहीं है, और 4 ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शन में से अपने को देखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। कह रहा है कि AC बराबर होगा PR की। देखो सर्वांग सम होता है तो तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर होते हैं। AC बराबर होगी PR के, सही है, तो ये तो बात सही है, गलत नहीं है, अपने को तो गलत छांटनी है। दूसरा कह रहा है कि AB जो है वो बराबर होगी PQ के, AB बराबर है PQ के, ये भी बात सही है। तीसरा कह रहा है कि BC बराबर है PQ के, BC बराबर है PQ के, नहीं होगी PQ के, ये यहां पर बराबर होगी नहीं क्योंकि सर्वांग सम है, तो ये बात गलत है, और गलत है तो अपना ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बात ये गलत है, लेकिन पूछा ही ये है कि गलत कौन सी बात है, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल दिया है, 4 संख्याएं दी है और पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या घटाएं कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो संख्याएं लिख देता हूं मैं पहले। संख्याएं है 23, 30, फिर दिया है आगे 57 और 78। इसको ऑप्शन से सॉल्व करना है। ए ऑप्शन में दे रखा है 6, बी ऑप्शन में दे रखा है 7, सी में दे रखा है 8 और डी में दे रखा है 9। बाई ऑप्शन करना है, सबसे बेस्ट रहेगा। समानुपाती के लिए शर्त होती है इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर कर दो, या इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर कर दो। तो देखो, या तो आप 23 माइनस एक्स करेंगे, ऐसी संख्या मान लो कि इस संख्या को घटाएंगे प्रत्येक में से, तो ये समानुपाती होगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब आपको वो संख्या मिल जाएगी, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इन ऑप्शन में से होगी। बाई ऑप्शन करने के लिए पहले आप ऑप्शन ए लेंगे और ए संख्या 6 दे रखी है, प्रत्येक संख्या में से 6 को घटाएंगे, या x का मान ले लो। अब x का मान 6 लेके सोल्व करो। 23 में से 6 जाएंगे 17 बचेंगे, 30 में से 6 जाएंगे 24 बचेंगे, यहाँ 57 में से 6 जाएंगे 51 बचेंगे, 78 में से 6 जाएंगे बहुत बचेंगे। कट रहा है क्या? 30 काटो, 17 तिया 51, 24 तिया 72, 17/24, 17/24 आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस टाइप से ऑप्शन करना है। लास्ट सवाल है, और सवाल है माध्यिका का। एक सवाल प्रत्येक पेपर में पूछा गया है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से, और सवाल कह रहा है
कि आपको एक संख्या दी है, मैच में दिया है कि वो पहली में 17, कबड्डी टीम जो अंक बनाती है वो 17 बनाती है, फिर 3, फिर 7, उसके बाद 27, 15, 5, 4, 14 है ये, 8 है ये, इसके बाद है 10, 25, 10, 25, 50, 10, 8, 7, 18 और 29। कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 संख्याएं हैं। पहले तो अपने को गिन लेनी है। अब इन्हें माध्यिका पूछी है तो सीक्वेंस में जमाना है। पहली सबसे छोटी 3 मैंने लिख दी, फिर आई मेरे पास 5, फिर 7, 7 एक बार, ये 7 एक बार और है, 5 और है क्या कहीं पर? नहीं है। 5, 7 से बड़ी कौन सी संख्या है? 8 आ रही है, 8 एक और 2 बार है। फिर 9 है क्या? नहीं है। 10 2 बार है। 10 के बाद 11 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है, 15 भी है। फिर देखेंगे 16 नहीं है, 17 है, 18 है क्या? ये रही। 19 नहीं है, 20 नहीं है। फिर देखेंगे 25 है, फिर 27 है, 29 है और फिर 50 है। देखो 16 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, मतलब सभी संख्याएं तो अपन ने लिख दी। 16 संख्याएं हैं। मध्य पद लेना है। पहले एक इधर से छोड़ो, एक इधर से छोड़ो, एक ये गई, एक ये गई, एक ये गई, एक ये गई, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बची मध्य में 2 संख्याएं। आप सीधा देख सकते हो 16 है मतलब 8 8, 7 इधर छोड़ दो, 7 इधर छोड़ दो, 8वीं संख्याएं जो है वो होगी 10 + 14 बटा 2, 24 बटा 2 मतलब 12 जो होगी वो इसकी माध्यिका होगी। माध्यिका आपको निकालनी थी, माध्यिका हो गई 12। तो ये था अपना सीईटी 10+2 लेवल का 4th पेपर। उस पेपर में जो मैथ के सवाल आए वो सभी सवाल अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दो। मैं डेली आपके लिए मैथ्स की क्लास लेकर आता हूँ। ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाओगे तो उनका भी कुछ भला हो सकता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा बंदे पढ़ रहे हैं। आपके कोई डाउट रहता है तो डाउट का सॉल्यूशन भी अपने पास प्रत्येक वीडियो के बाद हो जाता है। फिर भी अगर आप कमेंट करते हो तो आपका सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगा आपको आपके डाउट का। इसी के साथ पशु परिचर का नया सिलेबस आ गया है। आप लोग अच्छे से तैयारी करें। मैथ्स के सारे वीडियो अपने चैनल पर है और तैयारी के लिए रेगुलरली यहाँ पर वीडियो जो सीईटी के मैंने पेपर करवाए इनमें भी कुछ एवरेज वाले सवाल आए हैं, परसेंटेज के सवाल आए हैं, CISI के सवाल आते हैं, प्रॉफिट लॉस के सवाल आते हैं। मतलब पशु परिचर वाला प्रत्येक जो 7 टॉपिक दिए हैं प्रत्येक टॉपिक से सवाल बने हैं 10+2 में। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। रेगुलरली मैं क्लास ले रहा हूँ। फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाकी आप सभी को पता है कि फ्री में क्लासें बहुत मिलती हैं। सॉल्यूशन मेरा समझ में आ रहा है तब आप रेगुलर बने रहेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही चैनल से आप पढ़ें। बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जिन पर आपको मैथ्स पढ़ाई जा रही है। मैथ्स में अगर आपकी कोई दिक्कत है तो उसका एकमात्र कारण है कि आप रेगुलर मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप डेली मैथ्स के सवाल लगाते हैं तो 100% है कि आप 10 या 15 दिन बाद कहेंगे कि मुझे मैथ्स आसान लगती है।
ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी आप लोगों की है, पढ़ते हो ठीक, नहीं पढ़ते हो तो बाकी लोग तो पढ़ ही रहे हैं। आप ये ना सोचें कि मैं नहीं पढ़ रहा तो कोई नहीं पढ़ रहा। आप जब सोते हो तो बाकी लोग